हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बिहार दरोगा का जो प्री का जो प्रैक्टिस सेट है, जो कि रोशन आनंद और बिट्टू झा सर के द्वारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे और टेस्ट नंबर 21 है ये, जो कि वॉल्यूम 3 का ये सेट है। इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे अच्छे तरीके से। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 100 में से आपने कितना प्रश्न किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? यानी कौन सा ऐसा विधेयक है जिसे संसद में प्रस्तुत करने के लिए पहले राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो इसमें हम लोग देखेंगे तो पहला यहाँ पे दिया गया है धन विधेयक। तो धन विधेयक का जो है परिभाषा, वह अनुच्छेद 110 में इसका परिभाषा दिया गया, और यह धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के द्वारा ही लोकसभा में, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है, किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक, ये भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के द्वारा ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरा है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, ये भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। चौथा है, कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो, ये भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इसका हम लोग देखेंगे, यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। इस प्रकार इसका हो जाएगा आंसर उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 2 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो जो वर्ष 1800 ईस्वी में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना यहाँ पे कलकत्ता में किया गया था। उस समय लॉर्ड वेलेस्ली भारत के वायसराय हुआ करते थे, और ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था, इसका जो संबंध था वह संबंध प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर, जिसे पूर्व का सिराज कहते हैं, वहाँ से फतवा जारी हुआ था? तो इसका हम लोग देखेंगे, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अकबर के विरुद्ध यहाँ पे जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल बंचर रहते हैं? तो यह जो कथन था, यह लॉर्ड कर्नवालिस का यह कथन था। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्नवालिस। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है? तो हिमालय की जो कौन सी श्रृंखला है जिसके बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ये जो सिंधु नदी है, यह लद्दाख और जास्कर की श्रेणी के बीच से यह बहती है, यहाँ से सिंधु नदी। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे लद्दाख और जास्कर। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न है हम लोग का, जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो यह जो कथन था बाल गंगाधर तिलक का था, यह बाल गंगाधर तिलक का कथन था। अगला है, काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो काकतीय वंश के संस्थापक यहाँ पे बीटा प्रथम थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बीटा प्रथम। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्यों को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है, यह 2011 की जनगणना के अनुसार इसका जो जनघनत्व था सबसे कम था, यानी इसका जनघनत्व सबसे कम था। तो पहले हो जाएगा यहाँ पे 2, उसके बाद हो जाएगा मिजोरम 1, उसके बाद हो जाएगा सिक्किम 3, उसके बाद नागालैंड। यानी सबसे कम जन घनत्व वाला जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे अधिक जन घनत्व वाला जो राज्य है वह बिहार है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है इसके बारे में? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो स्टेटमेंट है, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, जो कि बिल्कुल ये सही था। दूसरा है, सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। तीसरा है, सिंधु घाटी की प्रमुख फसल धान थी। नहीं, धान नहीं था। प्रमुख फसल उन लोग उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का जौ और गेहूं था, जौ और गेहूं था। तो इस प्रकार हम लोग का जो प्रश्न कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो इस अनुसार यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यही हम लोग का गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है जिसे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी सभी राज्यों में एक हाई कोर्ट का निर्माण किया जाएगा, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 में। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत दिया गया है? पहला स्टेटमेंट है, तीन प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति उनकी पदावधि के दौरान हुई है, जो कि बिल्कुल सही है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने, जो कि ये भी कथन सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है, जो कि ये भी कथन सही है। तो चौथा जो यहाँ पे प्रश्न है, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। मंत्रिमंडल सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वह लोकसभा अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा अध्यक्ष होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, वह लोकसभा अध्यक्ष होता है। इस प्रकार यह कथन हम लोग का गलत है और गलत को चुनना था, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी? तो किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र जो कि 19 से बढ़ाकर लिटन के द्वारा 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया था, और जो यहाँ पे 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, यह जॉन लिटन के ही द्वारा ही कर दिया गया। और बाद में रिपन के द्वारा 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन के द्वारा 21 से घटाकर 19 कर दिया गया सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश को लेकर। और लॉर्ड रिपन के काल में, रिपन आए तो उन्होंने 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। आगे यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, निकोलो कांटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो जो निकोलो कांटी था, यह जो था किसके शासनकाल में भारत आया था विजयनगर साम्राज्य में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, देवराय प्रथम के काल में ये विजयनगर साम्राज्य में आए थे। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए घटना और उसके तिथि का सही मिलान करें। तो रोलेट एक्ट, जो रोलेट एक्ट था यह 18 मार्च 1919 को हुआ था। और रोलेट सत्याग्रह, जो रोलेट सत्याग्रह है यह 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन था यह 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस प्रकार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है 15 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ खनन क्षेत्र है और एक तरफ खनिज है। तो जो गुरु महिसानी है, जो गुरु महिसानी है यह किस लिए है? तो जो गुरु महिसानी है यह लौह अयस्क के खनिज के खनन क्षेत्र है। और तलचर जो है यह उड़ीसा में पड़ता है और यह कोयला के खनन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। जादूगोरा जो है यह झारखंड में है और यह यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। और जो जावर है यह जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, जावर जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो कौन जो थे होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं थे? तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, टी.एस. अल्काट। ये जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना से संबंधित थे, ये होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं थे। होम रूल लीग के स्थापना से एम सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? जो भारतीय जो उच्चायुक्त का जो पद है यह किस अधिनियम के द्वारा
बनाया गया है। तो इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा जो भारत शासन अधिनियम जो 1919 का जो अधिनियम था, इसी के द्वारा भारतीय उच्चायुक्त का पद का सृजन किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो कौन सी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ध्वनि जो है यह विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अगला है 19 नंबर, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो जो उदार शक्ति जो द्विपक्षीय अभ्यास है, यह भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जा रहा है, भारत और मलेशिया के बीच। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी थी? तो इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा जो पिक्के रोजी हैं, पिक्के रोजी जो मलयालम सिनेमा में जो एक अभिनेत्री रही हैं, उनका 120वीं जयंती के उपलक्ष्य में गूगल ने डूडल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी थी। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला है 21 नंबर, प्रतिवर्ष पूरे देश में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो जो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, यह हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया है? किस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो यह स्थापित किया गया है इसके बारे में, तो जो यह स्थापित किया गया है, यह जो स्थापित किया गया है इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये 22 नंबर प्रश्न का इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में यह स्थापित किया गया है। 23 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है? तो कौन सा जो कच्चा माल है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, विनाइल क्लोराइड जो है प्रकृति में नहीं पाया जाता है। अब 24 नंबर प्रश्न है, बेराइट है, तो बेराइट का जो सूत्र है वह क्या है? तो बेराइट का जो सूत्र है इसका हो जाएगा BaSO4। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नायदुम्मा पुरस्कार के प्रयोजक हैं? नायदुम्मा पुरस्कार के प्रयोजक कौन है? तो यह भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु से छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर, अल्फा और बीटा कणों के उत्सर्जन से थोरियम 232 और बिस्मथ 216 में बदलता है, तो अल्फा और बीटा कणों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 अल्फा और 1 बीटा कण के उत्सर्जन से थोरियम बिस्मथ में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया था? तो जो 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल जो झांकियों की संख्या थी वह 23 झांकियों की संख्या थी। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तो कौन जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तो इसका हो जाएगा पिलास नहीं है, जबकि चाकू, झाड़ू और बंसी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो जो एमिनो एसिड है इसके 4 प्रमुख जो तत्व हैं वह कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कि प्रोटीन से बना होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो कौन सा एयरलाइंस है जिसने GMR दिल्ली यानी एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो इसका हो जाएगा स्पाइस जेट। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, 32 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एयरोस्पेस के साथ
भागीदारी की है? तो किस सार्वजनिक बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एयरोस्पेस के साथ साझेदारी की है? तो इसका हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो जो हेपेटाइटिस बी है यह वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो इसका हो जाएगा मुकेश अंबानी को। अगला प्रश्न है 35 नंबर, पुरुषों की विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो जो पुरुषों की विश्व कप खेल है उसमें पहली महिला जो रेफरी है उनका नाम बताना है, कौन बनने वाली है? तो इसका हो जाएगा स्टेफनी फ्रापाट। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो किस संस्था ने की है? तो इसका हो जाएगा जो CBIC है, जो CBIC जो संस्था है उसके द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की गई है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे है, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ भारत ने किया है माइग्रेशन और मोबिलिटी पर? तो इसका हो जाएगा जो फिनलैंड है, फिनलैंड के साथ यह समझौता किया है। अगला है प्रश्न, राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो राइट टू रिपेयर जो पोर्टल है यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा यह शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा जो संतोष कुमार यादव हैं उन्हें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है। इसको याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो कहाँ पाई जाती है? तो जो कैलाश पर्वत को हिलाता रावण जो भारतीय मूर्तिकला का जो उत्कृष्ट कृतियों में से एक है, यह एलोरा की गुफाओं पर इसका चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान कीजिए। एक तरफ है समाधि स्थल, एक तरफ है उनसे संबंधित व्यक्ति। तो विजय घाट जो है यह लाल बहादुर शास्त्री का है। अभय घाट जो है यह मोरारजी देसाई से संबंधित है। चैत्रा भूमि जो है यह BR अम्बेडकर से संबंधित है। और जो कर्म भूमि है यह शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो जो पर्यावरण विभाग है इसकी स्थापना 1980 में की गई थी और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। और 1992 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, अनिषेक फल यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वह है जिसमें होते हैं। तो जो अनिषेक फल हैं उनमें क्या होते हैं? तो उनमें बिना परागण और निषेचन के बना फल होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जो गोवा का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यह अब मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे मनोहर पर्रिकर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी तल से किसी वस्तु का जो पलायन वेग है जो एस्केप वेलोसिटी है वह किस पर निर्भर करता है? तो यह जो किस पर निर्भर करता है? तो यह हो जाएगा प्रक्षेपण किए जाने वाले स्थान पर निर्भर करता है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी? तो इसका हो जाएगा जोहरा सेहगल को माना जाता है। G7 संगठन देशों का 49वां बैठक कहाँ होगा? तो जो G7 सदस्यों देशों का जो 49वां जो बैठक है इसका जो आयोजन है वह कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है वह जापान में 49वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? तो यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? तो इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा वाजसनेयी जो शाखा है उसे शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, अगर प्राप्त किया जाता है
अगर अगर प्राप्त किया जाता है तो यह जो है जिगार्टीना से, जिलीडियम से और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त, यानी तीनों से प्राप्त किया जाता है अगर अगर। अगला प्रश्न है 51 नंबर, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? तो जो मछली वर्ग की जो पहचान है वह किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो वह ग्रासिन गिल्सो, डर्मल शल्क और युग्मित पक्षों के द्वारा किया जाती है, यानी इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जो सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक जो मॉडल है वह सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह जो प्रस्तुत किया गया था निकोलस कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेल मंत्रालय ने स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत जो एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यहाँ पे हो जाएगा अमृत धारा स्टेशन योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न है योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो योकोहामा जो रणनीति है यह जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित है, जो कि यह योकोहामा यह जापान देश का एक जगह है, वहाँ पे आपदा से निपटने के लिए वहाँ पे आपदा प्रबंधन से यह रणनीति तैयार किया गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे है अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो जो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उसे यहाँ पे सवाना के नाम से जाना जाता है, सवाना के नाम से। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या रखा गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा जो लॉन्च किए गए हैं एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम जो है यह INS अर्नाला रखा गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है चलवासी पशुचरण पद्धति भारत में किन राज्यों में प्रचलित है? जो चलवासी पशुचरण पद्धति है वो भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के राजस्थान राज्य में प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भूकंप की संवेदना ग्रहण करने वाला अंग है। तो जो भूकंप की जो संवेदना है उसको ग्रहण करने वाला कौन सा अंग है? तो इसका हो जाएगा तालुओं की त्वचा। अगला प्रश्न है रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो रक्त में जो RBC पाया जाता है इसके द्वारा ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई है। तो जो भारत में नैनो मिशन की जो शुरुआत हुई है वह वर्ष 2007 में शुरू की गई है, नैनो मिशन। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है। तो जो अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था है उसकी सामान्य विशेषताएं क्या होती है? तो इस प्रकार हम लोग इसका देखेंगे तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर और जनसंख्या दबाव, यह तीनों उसमें देखी जाती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 62 नंबर प्रश्न है अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है अवसादी शैलों के लिए? तो इस प्रकार हम लोग इसका देखेंगे तो ये वे शैल है जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है ये शैलें अक्रिस्टलीय होती है, जो कि ये भी सही है। तीसरा ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है, जो कि ये भी सही है। और चौथा है ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, यही कथन गलत है, ये जल में भी निर्मित हो सकती है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला है किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो जो किसी भी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा जो उद्यमों का जो स्वामित्व है, यानी जो उद्योगों का जो स्वामित्व है वह कौन कर रहा है, इसके आधार पर ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है 64 नंबर निम्नलिखित किस स्थल में 11 समाधानों तथा 8 चूल्हों के अवशेष मिले हैं? तो किस स्थल से 11 समाधानों और 8 चूल्हों का अवशेष मिला है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सराय नहरार से यह मिला है। अगला प्रश्न है औषधि
अगला प्रश्न है औषधि जनक पादपीय अंगों का अध्ययन कहा जाता है। जो औषधि जनक पादपीय जो अंग है उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उनके अध्ययन को हम लोग फार्मेकोलॉजी कहते हैं, फार्मेकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियाँ से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला यहाँ पे दिया गया है किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, ये इसमें संबंधित है। दूसरा है किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, यानी इसका कथन 1 और कथन 2 दोनों यहाँ पे सत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो पंचायती राज संस्था है उसकी शक्तियों के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है? और पंचायती राज संस्था में जो है कौन सा नहीं आता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक पुनर्विवेक्षण जो है यह पंचायती राज संस्था में नहीं आता है। इसमें भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आता है, निर्धनता निवारक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आता है, ग्रामीण विद्युतीकरण आता है पंचायती राज संस्था के अंतर्गत, लेकिन न्यायिक जो पुनर्विवेक्षण है यह नहीं आता है। अगला है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो जो स्वराज है यह आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का यह स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो जो भारत और बांग्लादेश के मध्य में जो मैत्री सेतु का जो निर्माण किया गया है वह जो है किस नदी पर किया गया है? तो वह फेनी नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो जो राष्ट्रीय आय से जो संबंधित है हिंदू वृद्धि दर, इसकी जो अवधारणा है यह प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो एस्ट्राडियोल है उसके लिए, उसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो विषुवत रेखा पर स्थित देश का एक ट्रिक है जिसे हम बताना चाहेंगे, तो इसे हम बताते हैं के बिग सकेक, इस पर स्थित जो देश हैं उनका ये इसमें है। तो इस पे कौन सा देश नहीं है? इसमें केन्या है, ब्राज़ील है, इक्वाडोर है, इक्वाडोर के बाद यहाँ पे जी से गैबोन है, ये सब इसमें देश शामिल हैं। तो इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो है अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं है, और इसमें देश ये इक्वाडोर है, केन्या है, इंडोनेशिया विषुवत रेखा पर स्थित है, लेकिन अर्जेंटीना जो है यह विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? तो भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित जो बाजार है उसका जो विनिमय है वह कौन करता है? उसका जो रेगुलेटेड है वह कौन करता है? तो इसका हम लोग देखेंगे, तो इसका जो रेगुलेशन जो है इसका हम लोग देखते हैं ऑप्शन, इसका जो रेगुलेशन है वह कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो इसका हम लोग देखेंगे, तो इसका हो जाएगा जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? तो जो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना के लिए जो मांग करने वाला प्रस्ताव था उसे किस वर्ष पारित किया गया था? तो उसे मुस्लिम लीग के द्वारा वर्ष 1940 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है लाली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जो लाली वन्य जीव जो अभयारण्य है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो वह व्यक्ति कौन सा है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो इसका हो जाएगा वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो राज्यसभा का जो सदस्य है, मंत्री है, जो मंत्री है वो राज्यसभा के सदस्य हैं, वे राज्यसभा में भी बोल सकते हैं और लोकसभा में भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो यह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु? तो इसका हो जाएगा जो 15वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा ही 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कौन सा अधिवेशन था और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो था 1996 का जो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है यह रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला है, हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक को दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है, इसके लेखक कौन है? तो जो इसके लेखक हैं, हाउ डेमोक्रेसी डाई, जो कि वर्तमान में जो लोकतंत्र में जो स्थिति है उसका इसमें अवलोकन किया गया है। तो यह किसके द्वारा रचित है? तो यह जो पुस्तक है स्टीवन लेविटस्की के द्वारा रचित पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला है, फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? जो फॉल बैक शब्द है यह कुश्ती से खेल से संबंधित है। अगला है यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। मैथ का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मैथ और रीजनिंग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही चयन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है यह कब का है? तो यह जो अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यह जो है 1972 का यह अधिनियम है। और जैव विविधता जो अधिनियम है, यह 2005 का यह अधिनियम है। जैव विविधता जो अधिनियम है यह 2005 का अधिनियम है। और प्रोजेक्ट जो टाइगर है यह 1973 का है। और प्रोजेक्ट जो हाथी है यह 1992 का यह अधिनियम है। तो इस प्रकार मिलाएंगे तो कालानुक्रम में बताना है तो सबसे पहले हो जाएगा वन्य जीव यानी 1, उसके बाद हो जाएगा 1972 के बाद 73 प्रोजेक्ट टाइगर। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 4, 2। इसे आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दक्षिण का नीरो किसको कहा जाता है? जो दक्षिण का जो नीरो है यह किसको कहा जाता है? तो यह महमूद गवां को दक्षिण का नीरो कहा जाता है। अगला है 89 नंबर, गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह महादेव देसाई के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? नागालैंड का गठन 1963 में किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। गोवा का गठन 1987 में, जो कि बिल्कुल सही है। सिक्किम का जो गठन है यह 1974 में नहीं बल्कि 1975 में इसका गठन, यहाँ पे सिक्किम का जो स्थापना है वह 1975 में किया गया था। और मिजोरम का 1987, जो कि सही है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है, दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं दी गई थी, किसे फांसी नहीं मिली थी? तो जो दिल्ली षड्यंत्र केस था इसमें किसे फांसी नहीं दिया गया था? तो इसमें मास्टर अमीर चंद्र को दिया गया था फांसी, अवध बिहारी लाल को और बाल मुकुंद, ये तीनों को फांसी दिया गया था, जबकि रास बिहारी बोस को फांसी नहीं मिली थी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, भारत के संचित निधि के भारित खर्चे पर क्या होता है? तो भारत की जो संचित निधि के भारित
खर्चे पर क्या होता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं करती है संचित निधि पर। अगला है एग्जिट पोल कब जारी होता है। तो जो एग्जिट पोल है यह चुनाव से संबंधित है, और जो एग्जिट पोल है यह चुनाव के तुरंत बाद, जैसे चुनाव हो गया कल और आज, कल बीते हुए कल में चुनाव हो गया और आज इसका एग्जिट पोल लोगों के द्वारा अपना अपना मत दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव के तुरंत बाद। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्न में से किस राज्य को नहीं स्पर्श करता है। तो किस राज्य को स्पर्श नहीं करता है, तो यह उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता है। अगला है संलग्न क्षेत्र मंडल यह बेस लाइन में कितनी दूरी तक फैला हुआ है। तो यह जो बेस लाइन है यह 24 समुद्री मील फैला हुआ है। नायागढ़ पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। तो जो नायागढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं यह उड़ीसा में स्थित है। नायागढ़ की पहाड़ियाँ उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में स्थित है। तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन किस घाटी में है, तो यह जो है कांगड़ा घाटी में स्थित है धर्मशाला। अगला है, बरखान का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है। तो जो बरखान है इसका निर्माण जो होता है पवन के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगला है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आपदा नियंत्रण जो दिवस है यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था। तो यह परम 8000 था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका 100 में से कितना प्रश्न बना है, ऐसे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम और इससे अच्छा सेट लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले